हेलो, हाय, राधे राधे। जय श्री कृष्णा ऑल ऑफ स्टूडेंट। मैं विश्वनाथ पोद्दार आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लोहागढ़ बजरंग क्लासेज में हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज के वीडियो में आपके लिए मौर्य काल का पार्ट 4 लेकर के आए हैं। इससे पहले 3 पार्ट करा दिए। तो देखिए, क्लास शुरू करते हैं। तो देखिए, तृतीय जो बौद्ध संगति है, तृतीय बौद्ध संगति के बाद अशोक द्वारा भेजे गए धर्म प्रचारक। ये तृतीय बौद्ध संगति किसके काल में हुई थी? अशोक के काल में हुई थी। किसके काल में हुई थी तृतीय बौद्ध संगति? सम्राट अशोक के काल में, उसके समय हुई थी। और उसके समय उसके द्वारा जब अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था, उससे पहले वो शैव धर्म का अनुयायी था। तो उसके द्वारा बौद्ध धर्म का प्रचार के लिए जो प्रचारक भेजे, और वो कौन कौन से स्थान से संबंधित थे ये देखिए। तो प्रचारक और स्थान, महेंद्र और संघमित्रा जो कि उसके पुत्र और पुत्री थी, उनको श्रीलंका में भेजा था। कहाँ भेजा था? श्रीलंका। रक्षित और को उत्तरी कनारा में भेजा था, उत्तरी कनाडा या कनारा। महादेव को मैसूर भेजा। मज्जांतिक को कश्मीर और गंधार के लिए भेजा था धर्म प्रचार के। धर्मरक्षित को पश्चिमी भारत में भेजा। मध्यम को हिमालय भेजा था। महाधर्मरक्षित को महाराष्ट्र भेजा और महारक्षित को यवन राष्ट्र भेजा था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अशोक के द्वारा कहाँ कहाँ पर भेजे गए थे, इसीलिए हमने आपको इसमें ये कवर कर दिया है। नेक्स्ट देखिए, अर्थशास्त्र में बड़े तीर्थ। ये अर्थशास्त्र किसकी रचना है? कौटिल्य की रचना है। किसकी रचना है? कौटिल्य। कौटिल्य विष्णुगुप्त ने अर्थशास्त्र को लिखा था, जिसमें उसने 18 तीर्थों का उल्लेख किया है। कितने तीर्थों का उल्लेख किया है? 18 तीर्थ। कितने तीर्थ बताएं? 18 तीर्थ बताएं। अब उनके प्रकार देख लीजिए, 18 तीर्थ कौन कौन से होते हैं उसके द्वारा जो बताए गए हैं। तो सबसे पहला आता है मंत्री, यानी प्रधानमंत्री। मंत्री, प्रधानमंत्री जो कि प्रमुख होता है, उसके जो राजा है होता है, उसके कार्यों में सहायता देने के लिए होता था। पुरोहित धर्म एवं दान विभाग का प्रधान होता था। पुरोहित कौन होता था? धर्म एवं दान विभाग का प्रधान। जो कि प्रधानमंत्री और पुरोहित होते थे, वो प्रमुख धर्माधिकारी होते थे। कैसे होते थे? प्रमुख धर्माधिकारी होते थे। मौर्य काल में सबसे ऊंचे तीर्थ कहलाते थे, यानी मौर्य काल में ऊंचे पदों पर व्यक्ति नियुक्त होते थे, उनको क्या कहा जाता था? तीर्थ कहा जाता था। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए, सेनापति सैन्य विभाग का प्रधान होता था। सेनापति कौन होता था? सैन्य विभाग का प्रधान, यानी युद्ध विभाग का मंत्री। इसको युद्ध का मंत्री भी कह सकते हैं, युद्ध का मंत्री। युवराज जो कि राजपुत्र होता था, राजा का पुत्र होता था, जो कि उत्तराधिकारी होता था, राजा का उत्तराधिकारी। द्वारिक राजकीय द्वार रक्षक। द्वारिक किसको कहते थे? राजकीय द्वार रक्षकों को द्वारिक कहा जाता था, जो राजमहल की देखभाल करने का कार्य करते थे। अंतर्वैदिक अंतरपुर का अध्यक्ष। अंतर्वैदिक कौन होता था? अंतरपुर का अध्यक्ष, जो कि एक महत्वपूर्ण अधिकारी होता था, जो सम्राट की अंगरक्षक सेना का प्रधान होता था। जो सम्राट होता था उसकी अंगरक्षक जो सेना होती थी उसका प्रधान होता था। सन्निधाता राजकीय कोष का अध्यक्ष। सन्निधाता किसको कहा जाता था? राजकीय कोषाध्यक्ष को सन्निधाता कहा जाता था, जिसको कोषाध्यक्ष होता था वो। समाहर्ता आय का संग्रह करता, यानी आय होती थी, जो कमाई होती थी, उसको एकत्रित करने वाला, इकट्ठा करने वाला क्या कहलाता था? समाहर्ता, यानी राजस्व विभाग का प्रधान अधिकारी। इसको ये भी लिख सकते हैं, राजस्व विभाग का प्रधान अधिकारी, राजस्व विभाग का प्रधान होता था। प्रशासता जो कि कारागार का अध्यक्ष होता था। प्रशासता कौन होता था?
कारागार का अध्यक्ष, जिसको प्रशासता कहा जाता था, क्या कहा जाता था, कारागार के अध्यक्ष को प्रशासता कहा जाता था, जो कि कारागार की देखभाल करता था। नेक्स्ट देखिए, प्रदेष्टि जो एक प्रकार का कमिश्नर होता था, यानी फौजदारी न्यायालय का न्यायाधीश कह सकते हैं, जिसको फौजदारी न्यायालय का न्यायाधीश कहा जा सकता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पद था ये भी उस समय का। पौर नगर का कोतवाल, पौर कौन होता था, नगर का कोतवाल, उसको पौर कहा जाता था। व्यावहारिक प्रमुख न्यायाधीश, व्यावहारिक कौन होते थे, प्रमुख न्यायाधीश, यानी दीवानी न्यायालय का न्यायाधीश कह सकते हैं इसको। का न्यायाधीश होता था। नायक नगर रक्षा का अध्यक्ष होता था। क्रमांतिक उद्योग और कारखानों का अध्यक्ष। मंत्रिपरिषद जिसका एक अध्यक्ष होता था, जो इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण कार्य करता था, जिसको परिषद का अध्यक्ष भी कहा जाता था, और इसको वैसे कहा जा सकता है मंत्रिपरिषदा अध्यक्ष। इसको दोनों में जोड़ सकते हैं, मंत्रिपरिषदा अध्यक्ष यानी मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष। दंडपाल सेना का सामान एकत्रित करने वाला अधिकारी। दुर्गपाल दुर्ग रक्षक होता था। अंतपाल सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक। तो देखिए सैन्य समिति और उनके कार्य, कौन कौन सी सैन्य समिति आती है उस समय, उसके कार्य क्या थे, ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। प्रथम समिति थी, मौर्य काल में 6 समितियों में बटी हुई थी। कितनी समितियाँ थी, 6 समिति, जो कि 5-5 सदस्यों की थी। कितने सदस्य होते थे प्रत्येक समिति में, 5-5 सदस्य, जिनमें उद्योग शिल्प कार्य का निरीक्षण करने वाला। द्वितीय समिति विदेशियों की देखरेख करने वाला अधिकारी। तृतीय समिति जन्म मरण का विवरण रखने वाला। चतुर्थ समिति व्यापार और वाणिज्य की देखभाल करने वाला अधिकारी होता था। पंचम समिति में निर्मित वस्तुओं का विक्रय का निरीक्षण करने वाला। छठवीं समिति विक्रय कर को वसूल करने वाला। ये 6 समितियां होती थी, जिनमें 5-5 सदस्य होते थे। अर्थशास्त्र में निर्दिष्ट प्रमुख अध्यक्ष कौन कौन से थे। लक्षणाध्यक्ष, मुद्रा या टकसाल का अध्यक्ष, कोतवाध्यक्ष, मापतोल का अध्यक्ष। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, दिखा सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। सीताध्यक्ष, राजकीय कृषि विभाग का अध्यक्ष। आकाराध्यक्ष, खानों का अध्यक्ष। गढ़ का अध्यक्ष, वैश्याओं का अध्यक्ष। नवाध्यक्ष, जहाजरानी विभाग का अध्यक्ष होता था। पत्तनाध्यक्ष, बंदरगाहों का अध्यक्ष। देवताध्यक्ष, धार्मिक संस्थाओं का अध्यक्ष। मुद्राध्यक्ष, पासपोर्ट चार्ज विभाग का अध्यक्ष। लोहाध्यक्ष, धातु विभाग का अध्यक्ष। स्वर्णाध्यक्ष, पशुधन विभाग का अध्यक्ष। शुल्काध्यक्ष, अध्यक्ष, राजकीय धन का जुर्माना आदि कार्यों का अध्यक्ष। जीविताध्यक्ष, चारागाहों का अध्यक्ष। सूनाध्यक्ष, बूचड़ खाने का अध्यक्ष। पंड्याध्यक्ष, वाणिज्य व्यापार का अध्यक्ष। सूत्राध्यक्ष, रुई कातने व कपड़ा बुनने के और उद्योग का संचालन करने वाला अध्यक्ष। तो देखिए यहाँ से लक्षणाध्यक्ष, पोतवाध्यक्ष, सीताध्यक्ष, पत्तनाध्यक्ष और विविताध्यक्ष और सूनाध्यक्ष, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अधिकांश जो प्रारंभ के 3 हैं, यहाँ से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है, इसीलिए आप उनको याद करें। अब देखिए मौर्य कालीन शिलालेख, मौर्य काल में जो शिलालेख थे अशोक के द्वारा जो शिलालेख बनाए गए थे, वो कहाँ से और कैसे प्राप्त हुए थे, उनकी खोज किसने की थी, ये यहाँ पर बताया गया है। कब हुई थी इनकी खोज। तो देखिए शिलालेख शाहबाजगढ़ी शिलालेख 1836 में खोज हुई थी, जो कि खरोष्टी लिपि का है। और मनसेरा इसके 1889 में, ये भी खरोष्टी लिपि का है। 2 अशोक के जो अभिलेख हैं वो खरोष्टी लिपि में मिलते हैं, शाहबाजगढ़ी और मनसेरा। किन्नार अभिलेख 1822 ईस्वी जो ब्राह्मी लिपि का है। धौली 1837 ब्राह्मी लिपि का है। कालसी 1837 ब्राह्मी लिपि का है। जौगढ़ 1850 ईस्वी में ब्राह्मी लिपि में। सोपारा 1882 ब्राह्मी लिपि। पैरागुड़ी ब्राह्मी लिपि का। आगे देखिए मौर्य प्रशासन में सत्ता का जो केंद्रण होता था वो किसमें होता था, राजा में। सत्ता किसके पास होती थी, सत्ता का केंद्रीकरण, सत्ता का केंद्रीकरण राजा में होता था। लेकिन राजा निरंकुश नहीं होता था। राजा कैसा नहीं होता था, निरंकुश नहीं होता था। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है
ये भी आपको ध्यान में रखना है। आगे देखिए, मौर्य काल में दो प्रकार के न्यायालय, कितने न्यायालय होते थे? दो प्रकार के न्यायालय होते थे, जिनमें कंटक शोधन और धर्मस्थीय। ये दो न्यायालय थे जिनका उल्लेख मिलता है। और दोनों ही न्यायालयों में कंटक शोधन न्यायालय फौजदारी न्यायालय होता था। फौजदारी न्यायालय यानी फौजदारी से संबंधित, लड़ाई झगड़े से संबंधित, चोरी डकैती आदि से संबंधित विभाग न्यायालय होता था। और धर्मस्थीय न्यायालय दीवानी न्यायालय होता था। कंटक शोधन फौजदारी न्यायालय और धर्मस्थीय दीवानी न्यायालय। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।